स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी पीजीटी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बायो मॉलिक्यूल्स। इस सेशन के अंदर हम यूपी जीआईसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे गए हैं वो सब क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो आखिर तक इस सेशन में क्या करिएगा, बने रहिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन डी ग्लूकोपाइरेनोस मॉलिक्यूल। आपसे क्या पूछ रहा है, कायरल कार्बन्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कायरल कार्बन्स पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि कायरल कार्बन्स होते क्या हैं। ठीक है, जब जब किसी कार्बन के अक्रॉस क्या हो, डिफरेंट, चारों के चारों क्या लगे हो, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, उस कार्बन को हम क्या कह देते हैं, कायरल कार्बन कह देते हैं। और ऐसे कायरल कार्बन जो है वो क्या करते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। किसका स्ट्रक्चर, डी ग्लूकोपाइरेनोस का, यहीं पे बना लेते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी ग्लूकोपाइरेनोस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जो डी ग्लूकोपाइरेनोस है ना, वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। उसकी दो एनोमेरिक फॉर्म्स क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। एक हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज और एक हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। मैं दोनों के ही स्ट्रक्चर से आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं दोनों के स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपको क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को अटैच कर देंगे। हालांकि ये क्या होता है, डिफरेंट प्लेन के अंदर में प्रेजेंट होता है। जो आधी रिंग है ये कुछ इस तरह से डिफरेंट प्लेन के अंदर में एग्जिस्ट होता है। हालांकि हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हम वहां तक तो बात नहीं करेंगे। हमें तो केवल क्या करना है, इनके डिफरेंट ग्रुप्स को पहचानना है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, आइडियली तो देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इसके अक्रॉस हम ग्रुप्स के अटैचमेंट की बात करेंगे। अब इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, ग्रुप्स के अटैचमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर आपका CH2OH ग्रुप हो जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा, एक OH ग्रुप आपका ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो जाएगा। यहाँ पे OH ग्रुप, सॉरी, यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये नीचे की तरफ हो जाएगा और ये वाला OH ग्रुप भी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। इसको मैं जरा शिफ्ट कर देती हूँ। ये वाला OH ग्रुप कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये रहा आपका, ये रहा आपका OH ग्रुप। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा OH ग्रुप, ये रहा आपका तीसरा OH ग्रुप। ठीक है, और ये रहा आपका फोर्थ OH ग्रुप। और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH प्रेजेंट हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या हो गया आपके पास में, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। या फिर आप इसको ग्लूकोपाइरेनोज भी कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो क्या प्रेजेंट है, इसी तरह से आपके पास में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो इसका सेकंड कार्बन है, यहाँ पर जो इसका सेकंड कार्बन है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्लेन के अंदर में प्रेजेंट हो जाएगा। ये भी कुछ इस तरह से क्या रहना पसंद करता है। ठीक है, ये भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी सबकी पोजिशन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। बाकी सबकी पोजिशन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। केवल इस OH ग्रुप की पोजिशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। केवल इस OH ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये जो OH ग्रुप है ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बाकी ये OH ग्रुप यहीं पे, ये OH यहाँ पर, ये OH यहाँ पर और यहाँ पर CH2OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन सब की पोजीशंस के ऊपर में चेक करना है क्या जो प्रेजेंट कार्बन है वो क्या है, कायरल है। ठीक है, देखो ये कार्बन के अक्रॉस क्या है, एक ऑक्सीजन लगा है, एक OH लगा है, एक H लगा है और एक ये ग्रुप लगा हुआ है। तो डेफिनेटली ये भी क्या है, कायरल कार्बन हो जाएगा। सभी ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। सभी ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। सिमिलरली आप इस कार्बन को देखेंगे तो ये भी कैसा आ जाएगा, कायरल इन नेचर आ जाएगा। जब आप इस कार्बन को देखोगे तो ये भी कैसा आ जाएगा, कायरल आ जाएगा। और ये कार्बन भी कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। अब लास्टली हम बात करते हैं इसकी। देखो ये वाला कायरल नहीं होगा क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन्स लगे हैं जो कि आइडेंटिकल ग्रुप्स हो जाएंगे, जो कि कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल कंसिडर हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास में कितने कार्बन देखने को मिल रहे हैं, 5 कायरल कार्बन देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास में कितने कायरल कार्बन देखने को मिल रहे हैं, 5 कायरल कार्बन देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 5 कायरल कार्बन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको 5 कायरल कार्बन देखने को मिलेंगे। तो इन टोटल चाहे हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें या फिर हम बीटा डी ग्लूकोज की बात करें, दोनों के पास में ही क्या है, 5 कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं। ग्लूकोपाइरेनोस ही लिख देती हूँ, ये हो जाएगा ग्लूकोपाइरेनोस। ठीक है,
कितने हो जाएंगे? 5 कार्बन्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एट पीएच 3 पीएच के ऊपर में आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है, किसका? ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन जो है वो आपके पास में कैसा होता है? एक लोएस्ट अमीनो एसिड होता है। कैसा होता है? एक स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जिन ऐसे कंपाउंड जिनके पास में क्या प्रेजेंट है? जिनके पास में अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके पास में क्या है? दोनों ही अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स क्या है? प्रेजेंट है। पहले तो मैं ग्लाइसिन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेती हूँ, बाद में हम उसको एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम के अंदर में देख लेंगे। ठीक है, बाद में हम उसको क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम के अंदर में देख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक तो क्या आ जाएगा? एक तो हमारे पास में अमीनो ग्रुप आ जाएगा। एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अमीनो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, साथ में एक कार्बन चेन होगी। ठीक है, और साथ में क्या लगा होगा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। साथ में क्या लगा होगा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। ये हमारे पास में क्या होता है? एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास में क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है। किसका? ग्लाइसिन का। किसका? ग्लाइसिन का। ठीक है, अब देखो एसिडिक मीडियम के अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर और न्यूट्रल मीडियम के अंदर में आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार तो ये क्या करेगा? एक बार तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। एक बार तो ये क्या करेगा? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। ये प्रोटोन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये न्यूट्रल मीडियम के अंदर में इक्वल नंबर ऑफ आयंस क्या करता हो? पोजेस करता हो। मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कटायंस और अनायंस क्या हो जाएंगे? वेल बैलेंस्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेल बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको इक्वल नंबर ऑफ आयंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इक्वल नंबर ऑफ आयंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और लास्टली क्या प्रेजेंट होगा? लास्टली हमें कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। लास्टली हमें कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, COO नेगेटिव। ठीक है, ये आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, आपसे ये pH 3 के ऊपर में बात कर रहा है। pH 3 मतलब किसकी बात कर रहा है? एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है। तो एसिडिक मीडियम के ऊपर में आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रल और ये हो गया आपका बेसिक मीडियम। ये हो गया आपका बेसिक मीडियम। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? एसिडिक मीडियम के आयन को पहचानना है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आप मैच कर लीजिए। इसमें से करेक्ट ऑप्शन को क्या कर लीजिए? मैच कर लीजिए। आई थिंक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरह से आप न्यूट्रल और बेसिक मीडियम को भी क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। देखो ये कैसी स्पीशीज है? ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। ओवरऑल इस कंपाउंड के ऊपर में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना पसंद करेगा। मतलब ये किसकी तरफ माइग्रेशन शो करता है? ये कैथोड टर्मिनल की तरफ माइग्रेशन क्या करता है? शो करता है। ये किसकी तरफ माइग्रेशन शो करेगा? कैथोड की तरफ माइग्रेशन शो करता होगा। सिमिलरली ये कैसा है? ये हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता होगा। मतलब किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। ये किसकी तरफ मूव कर जाएगा? एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। अब आप पूछेंगे तो फिर ये जो बीच वाला कंपाउंड है, जो न्यूट्रल स्पीशीज है, ये कहाँ मूव करेगा? दरअसल ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। इसकी वजह से ये कोई माइग्रेशन शो नहीं करता। और ऐसी स्पीशीज का एक खास नाम होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ज्विटर आयन। इन्हें क्या कहा जाता है? ज्विटर आयन कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उसके पहले देखिए आप क्या कर सकते हैं? आप इसी तरह से अपनी प्रेपरेशन को और बेहतरीन बना सकते हैं और लक्ष्य 5000 प्लस बैच को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? इस लक्ष्य 5000 प्लस बैच को अवेल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनके PDF सॉल्यूशंस के साथ, और तो और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, ये सब रहने वाला है आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड। कौन से एग्जाम्स? चाहे वो आपका NVS हो, KVS हो, DSSB हो, या फिर किसी भी स्टेट PGT का एग्जाम हो। इनफैक्ट आपके अपकमिंग EMRS और RPSC
एग्जाम को भी क्या किया गया है, ध्यान में रखा गया है। ठीक है, इन सभी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं केवल 1999 के अंदर। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहां से विज्ञान वृक्ष आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्लीट बैच भी अवेल कर सकते हैं। किसी भी स्टेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, हमारे पास में कंप्लीट बैचेस भी अवेलेबल है। कहां पर, विज्ञान वृक्ष ऐप पर। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज सभी पीवाईक्यूज को भी अवेल कर सकते हैं विज्ञान वृक्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही। कैसे, बाय क्लिकिंग द ज्वाइनिंग बटन, जो नीचे आपको ज्वाइन बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, इन सभी रिएजेंट्स के अंदर में से जो ग्लूकोज है वो किसके साथ में रिएक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, हम इन सभी रिएक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, और उसके भी पहले क्या करते हैं, उसके भी पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके भी पहले हम क्या करते हैं, एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, मैं एक ही बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगी क्योंकि बार बार बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसी के बाद उसमें क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे, बार बार उसी में क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये रहा आपका CHO और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे H और OH इस तरह से लगे होंगे। यहाँ पर OH की पोजीशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी और बाकी दोनों कंपाउंड के ऊपर में H और OH की पोजीशन क्या रहने वाली है, कॉमन रहने वाली है। ठीक है, आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। मैं एक ही साथ क्या करा देती हूँ, सारी रिएक्शंस करा देती हूँ। मैं एक ही साथ सारी रिएक्शंस करा देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, सबसे पहले हमें इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करानी है। ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई है। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना होगा क्योंकि स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। देखो जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे ना, जैसे ही आप क्या करोगे, ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे तो ये क्या कर देगा, ये टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ये टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया मुझे, एक सेकेंड रुको, वापस से बनाना पड़ेगा। देखो एक बार मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ जरा। ठीक है, ये रहा आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये रहा आपका H, ये रहा आपका OH, ये रहा आपका OH, यहाँ पर H और इन दोनों पोजीशंस पे OH और OH कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपका CH2OH। ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, ब्रोमीन वाटर के साथ करानी है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, ब्रोमीन वाटर के साथ करानी है। ये क्या करेगा, ये इस एल्डिहाइड ग्रुप को चेंज कर देगा किसके अंदर, ये इस एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है हमारे पास में कैसा होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो ब्रोमीन वाटर है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, हमारे पास में एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये क्या कर देगा, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और CH2 ग्रुप आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। तो देखो इसके साथ में तो ये क्या कर रहा है, शॉर्ट रिएक्शन दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, उसके बाद हमारे पास में हाइड्रोजीन दिया गया है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, हाइड्रोजीन दिया गया है। मैं वापस से रिएक्शन नहीं करा रही हूँ, मैं यहीं पे इसको क्या कर दूंगी, चेंज कर दूंगी। मैं यहीं पे इसको क्या कर दूंगी, चेंज कर दूंगी। देखो हाइड्रोजीन के साथ में ये क्या करेगा, हाइड्रोजीन के साथ में भी ये क्या करेगा, टर्मिनल पोजिशन के ऊपर में हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या करेगा, टर्मिनल पोजिशन के ऊपर में हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन कर लेगा। मैं जरा इसको इस तरह से बना देती हूँ,
मैं जरा इसको इस तरह से बना देती हूँ। यहाँ पर देखो ये जो CHO ग्रुप है ये कुछ इस तरह से लगा होगा, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर H, ठीक है। अब ये H तो यहाँ पर क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा और साथ साथ ये क्या करेगा, NH के साथ में बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे क्या कर लेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसके साथ में भी क्या कर रहा है, रिएक्शन दिखा रहा है। उसके बाद देखो ये बात कर रहा है सोडियम बाइसल्फाइड की, उसके बाद साथ में क्या बात कर रहा है, सोडियम बाइसल्फाइड की। देखो सोडियम बाइसल्फाइड जो है ना वो सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में तो क्या करते हैं, बढ़िया रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन नहीं दिखा पाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो क्या है, हिंडर्ड ग्रुप्स के साथ में अटैच्ड है। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, हिंड्रेंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में ग्लूकोज रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। और हमें क्या करना था, हमें ऐसे ही कंपाउंड को ढूंढना था, हमें क्या करना था, ऐसे ही कंपाउंड को ढूंढना था, ठीक है। ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में कोई भी रिएक्शन दिखाने वाला नहीं है। इसके बाद देखो क्या प्रेजेंट है, इसके बाद हमारे पास में एसिटिक एनहाइड्राइड प्रेजेंट है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में ये क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी सब के साथ में क्या कर लेगा, एक पेंटा एसीटेट स्ट्रक्चर बना लेगा। यहाँ पे क्या कर लेगा, एक पेंटा एसीटेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसके साथ में भी क्या करेगा, रिएक्शन दिखा देगा, इसके साथ भी क्या करेगा, रिएक्शन दिखा देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द पीएच एट विच एन अमीनो एसिड डज नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो देखो हालांकि हम पीछे भी बात करके आए थे, ऐसा कौन सा पीएच है जिसके ऊपर में अमीनो एसिड्स जो है वो माइग्रेशन नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जनरली अमीनो एसिड्स जो है ना वो एक्वस मीडियम के अंदर में, जब एक्वस मीडियम के अंदर में प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, या तो एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या कर लेते हैं, स्पीशीज जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम बात करके आए थे, ये स्पीशीज जो है ये कैसी है, एसिडिक इन नेचर है। कैसी है, एसिडिक इन नेचर है। एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या करती है, बियर करती है। खुद पॉजिटिवली चार्ज आयन को बियर करती है तो क्या करती होगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट या अफेक्शन शो करेगी और कैथोड की तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो ये तो क्या कर रही है, मूवमेंट दिखा रही है, ये तो क्या कर रही है, मूवमेंट दिखा रही है। इसके बाद अगर मैं इस स्पीशीज की बात करूं, अगर इस स्पीशीज की बात की जाए तो ये कैसी है, ये बेसिक इन नेचर है। खुद क्या करती है, एक नेगेटिव चार्ज बियर करती है और खुद नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या करती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, एनोड कह देते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, एनोड कह देते हैं। तो एनोड की तरफ क्या कर रही है, मूवमेंट या अफेक्शन शो कर रही है। वहीं पर ये जो ज्विटर आयन है, वहीं पर ये जो ज्विटर आयन है, ये एक पॉइंट के ऊपर में क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसे क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकली स्पीशीज क्या है, न्यूट्रल है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इस स्पीशीज के अंदर में, उतना ही क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिकली ये स्पीशीज क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। तो ये क्या कर लेती हैं, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लेती हैं और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों के अंदर में कंफ्यूज मत हो जाना। इस आयन को क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन कहा जाता है और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। क्योंकि क्या हुआ है, ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज क्या हुई है, फॉर्म हुई है। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन। हमें क्या बताना है, अमीनो एसिड्स का नंबर बताना है। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको क्या करने होंगे, केवल ध्यान में ही रखने होंगे, केवल क्या करने होंगे, ध्यान में ही रखने होंगे। मायोग्लोबिन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये ऑक्सीजन कैरियर या ऑक्सीजन स्टोरेज का क्या करता है, काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर में ब्लड के साथ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, हमारे मसल सेल्स के अंदर में ऑक्सीजन के स्टोरेज का काम करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के स्टोरेज का काम करता है और ये कैसा होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। कैसा होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जिसके अंदर में आपको जो प्रोटीन है ना वो हेलिकल स्ट्रैंड्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और उसको कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर में क्या की जाती है, पैकिंग की जाती है, ठीक है। इसके कुछ की फीचर्स मैं यहाँ पर मेंशन ही कर देती हूँ, इसके कुछ की फीचर्स को मैं यहाँ पर मेंशन ही कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
इसके ऊपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये कैसा होता है? ये आपके पास में मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। ये कैसा होता है? मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। which helps in storage of, या which helps in oxygen storage. which helps in oxygen storage in our muscle cells. ये मसल सेल्स के अंदर में क्या करता है? ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या होता है, इसके अलावा इसके अंदर में 153 टू 154 अमीनो एसिड्स की क्या की जाती है? पैकिंग की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? पैकिंग की जाती है। और बीच में कहीं एक नॉन पोलर स्पीशीज प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कह देते हैं? हेम ग्रुप कह देते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? हेम ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ठीक है, composed of इसके अंदर में आपको 8 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। 8 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और कोई भी बीटा शीट प्रेजेंट नहीं होती, और कोई भी बीटा शीट प्रेजेंट नहीं होती। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बीच वाला जो स्पीशीज है, बीच वाली जो स्पीशीज है, ये कैसी होती है? नॉन पोलर होती है। लेकिन जो हमारे पास में एंड्स होते हैं, ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? पोलर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या रहता है? ये हाइड्रोफिलिक या वाटर सॉल्युबल भी होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल भी होता है। थोड़ी स्पेस नहीं है तो मैं आपको वर्बली ही बता रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास में कितने अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे? लगभग 153 टू 140 154 आपको अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। तो जो रेंज है ये लगभग ऑप्शन डी के साथ में क्या कर रही है? रेलेवेंट है। ये ऑप्शन डी के साथ में क्या है? काफी रेलेवेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स विल नॉट शो म्यूटा रोटेशन? इसमें से कौन सा शुगर जो है वो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाने वाला है? इसमें से कौन सा शुगर आपको म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता होगा और क्यों? ठीक है, एक एक करके पहले तो हम इनके स्ट्रक्चर्स की क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं? इन सबके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं सुक्रोज की बात करूँ ना, तो ये क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब ये दो हमारे पास में मोनोसैकेराइड के फॉर्मेशन से बनता है। ये क्या होता है? एक डाइसैकेराइड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? दो मोनोमेरिक यूनिट्स को फॉर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, जब भी दो मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होती हैं? ज्वाइन होती हैं, तो एक अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या कर लेती है? फॉर्मेशन कर लेती है। क्या कर लेती है? एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या कर लेती हैं? फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसकी वजह से एनोमेरिक कार्बन्स अब फ्री नहीं होते, जिसकी वजह से अब एनोमेरिक कार्बन्स फ्री नहीं होते। और एनोमेरिक कार्बन्स के साथ में जब डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट ग्रुप्स के अटैचमेंट हम करते हैं, तभी हम क्या कर रहे थे? म्यूटा रोटेशन देख पा रहे थे। ऐसा एक क्वेश्चन देखो हम यहाँ पर भी डिस्कस करके आए थे। ठीक है, म्यूटा रोटेशन हमें कब देखने को मिलता है? म्यूटा रोटेशन हमें कब देखने को मिलता है? यहाँ पर जैसे हम कायरल कार्बन्स की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे जिस तरह से हम कायरल कार्बन्स की बात कर रहे थे, किसी एक कार्बन के ऊपर में जब पोजीशन क्या हो जाती है, किसी फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट हो जाती है, तो वो क्या कर लेते हैं? एनोमर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ऐसी ही स्पीशीज क्या करती हैं? म्यूटा रोटेशन दिखाती हैं। ऐसी ही स्पीशीज क्या होती हैं? म्यूटा रोटेशन दिखाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। जो एनोमेरिक कार्बन हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर में इन्वॉल्व हैं। वो क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आपको सुक्रोज जो है वो कोई भी म्यूटा रोटेशन दिखाने वाला नहीं है। सुक्रोज के अंदर आपको कोई भी म्यूटा रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो अल्फा डी ग्लूकोज है, जो अल्फा ग्लूकोज है, वो क्या करता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेता है। किसके साथ में? बीटा फ्रक्टोज के साथ में। किसके साथ में? बीटा फ्रक्टोज के साथ में, जिसकी वजह से कोई भी एनोमर फ्री नहीं होता। नो एनोमेरिक कार्बन इज फ्री।
और यहाँ पे आपको कोई भी रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि मैनोज जो है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, तो इजीली क्या कर देंगे, आपको रोटेशन दिखा देंगे। फ्रक्टोज भी क्या होते हैं, आपके सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी क्या कर देंगे, रोटेशन दिखा देंगे। और ग्लूकोज का तो अभी हम पीछे डिस्कस करके ही आए थे, वो तो क्या करते हैं, बढ़िया ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, म्यूटा रोटेशन भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इकलौती ऐसी स्पीशीज जो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाई हुई, वो कौन सी हो जाएगी, ग्लूकोज हो जाएगी। वो कौन सी हो जाएगी, सुक्रोज हो जाएगी। वो कौन सी हो जाएगी, सुक्रोज हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ना वो इन आइडेंटिकल ओसाजोन्स का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन आइडेंटिकल ओसाजोन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपको उसका रीजन बताना है, आपको क्या करना है, उसका रीजन बताना है, ठीक है। देखिए अगर मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करूं तो एक तो उसके अंदर में डिफरेंस क्या होता है, एक तो डिफरेंट क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर में आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है और फ्रक्टोज के अंदर में आपको कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो पहली पोजीशन पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है और आपके पास में ओसाजोन का फॉर्मेशन इजीली दिखाता है। क्या करता है, ओसाजोन का फॉर्मेशन इजीली दिखाता है। वहीं पे अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो उसका जो C1 और C2 कार्बन है उसके अक्रॉस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स देखे जाते हैं। उसका जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो इन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। या मैं कह सकती हूँ इन आइडेंटिकल ओसाजोन्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। रेस्ट जो कार्बन चेन है वो कैसी होती है, एकदम आइडेंटिकल होती है, चाहे वो आपका C3 हो, C4 हो, C5 हो, C6 हो, वो सब क्या रहते हैं, एकदम आइडेंटिकल रहते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्या करती हूँ, दोनों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देती हूँ, आपको बेहतर डिफरेंस समझ में आएगा, आपको बेहतर डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। ग्लूकोज का तो देखो अभी हम देख कर ही आए थे। एक बार फ्रक्टोज और बता देती हूँ, एक बार फ्रक्टोज और बता देती हूँ यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये H और इसका OH और इसका OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2OH लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2OH लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास में CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये रहा आपका सेकंड कार्बन। यहाँ पे क्या लगा है, कीटोनिक ग्रुप लगा है और रेस्ट जो कार्बन चेन है वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। जो रेस्ट कार्बन चेन है हमारी कैसी हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। रेस्ट कार्बन चेन हमारी आइडेंटिकल हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास में OH ग्रुप लगा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, ठीक है। और ये हो गया आपका अल्कोहलिक ग्रुप, ये हो गया आपका अल्कोहलिक ग्रुप। अब जो ओसाजोन का फॉर्मेशन है, जो ओसाजोन का फॉर्मेशन है वो आपको इन 2 कार्बन्स के ऊपर में देखने को मिलता है और ये 2 कार्बन्स यहाँ पर फ्री ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट क्या मिलेंगे, ओसाजोन्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट रीजन क्या हो सकता है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं है। हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कह सकते हो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। दे हैव सेम कन्फिगरेशन अबाउट C3 C4 एंड C5, C3 C4 एंड C5, हाँ C3 C4 C5 के पास में क्या है, आइडेंटिकल हमारे पास में कन्फिगरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, बोथ आर मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन इन अ सिमिलर मैनर, नहीं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में क्या करते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस दिखा देंगे, ठीक है। देखो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि C3 C4 C5 के पास में क्या है, सेम कन्फिगरेशन प्रेजेंट है, या मैं कह सकती हूँ C1 और C2 के रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंट कन्फिगरेशन प्रेजेंट है, दोनों एक ही क्या है बात है, ठीक है। आई थिंक यही मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, हमें क्या करनी है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जनरली हम क्या करते हैं, कोई एसिड डाल देते हैं, कोई बेस डाल देते हैं, या फिर एक हाई टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं, प्रोटीन को हीट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के अंदर में डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। और मैं कह सकती हूँ उसकी एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है,
जिसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर में भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इंक्रीज नहीं होती बल्कि क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज नहीं होती बल्कि क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इट अकर्स मोस्टली रेडिली एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द प्रोटीन। हाँ, कह सकते हैं कि जो डीनेचुरेशन है वो जनरली आपको कहाँ देखने को मिलता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर में देखने को मिलता है, जब हमारे पास में प्रोटीन के स्पीशीज क्या हो जाएंगे या अमीनो एसिड्स क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इट एनहांसेस द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्फिगुरेशन के ऊपर में चेंज नहीं आ रहा है। कन्फिगुरेशन के ऊपर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। कन्फर्मेशन के ऊपर में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, कन्फर्मेशन के ऊपर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्राइमरी के अंदर में तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, हालांकि सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी के अंदर में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि कोई भी कन्फर्मेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी के अंदर में तो चेंजेस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हेन एलेनाइन हाइड्रोक्लोराइड, ऑलरेडी हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एलेनाइन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट है, मतलब एक एसिडिक फॉर्म के अंदर में अमीनो एसिड क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, उसकी रिएक्शन देखो किसके साथ करा रहे हैं, उसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करा रहे हैं। कितने इक्विवेलेंट्स के साथ, 2 इक्विवेलेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। 2 इक्विवेलेंट्स का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। और हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, एलेनाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, एलेनाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। एलेनाइन ऑलरेडी हमारे पास में क्या होता है, न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी इनिशियली भी क्या कराई गई है, रिएक्शन कराई गई है। किसके साथ में, HCl के साथ में। वो इनिशियली भी क्या है, HCl के साथ में रिएक्शन करके बैठा है और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना रखा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा एलेनाइन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, CH3 CH, इसके साथ में आइडियली क्या होना चाहिए था, NH2 ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया है, रिएक्शन करा रखी है, तो इसने क्या किया होगा, एक प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। इसने क्या किया होगा, NH3+ का फॉर्मेशन किया होगा। साथ में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, Cl नेगेटिव प्रेजेंट होगा, और साथ में इसने क्या किया होगा, ये एसिडिक ग्रुप भी लगा होगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह का ग्रुप आपका कुछ प्रेजेंट हो जाएगा। ये रहा आपका एलेनाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये रहा आपका एलेनाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हम बेस डालेंगे, तो बेस का तो काम ही होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। ये सबसे पहले क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और इसके अंदर में मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन आपको कौन सा दिख रहा है, जो कार्बोक्सिलिक के साथ में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। या तो आप इसको ऐसा समझ लो कि मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, या फिर आप इसको ऐसा समझ लो कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबलाइज्ड होगा। जब यहाँ से H+ जाएगा तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का क्या हो जाएगा, जनरेशन हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस के थ्रू काफी क्या रहने वाला है, स्टेबलाइज रहने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर में आपको कुछ ऐसी रिएक्शन दिखाई देगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर में आपको कुछ ऐसी रिएक्शन दिखाई देगी। यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, देखो इनिशियली हमारे पास में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये रहा CH3, CH, इसके साथ में NH3+ है, Cl- है, COOH है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 मोल NaOH डाल दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 मोल NaOH ऐड किया है। और इसने क्या किया है, इसने कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया है। इसने कुछ क्या किया है, इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया है। ठीक है, ये रहा आपका NH3+ Cl-। ठीक है, अब देखो सेकंड मॉलिक्यूल जैसे ही आप डालोगे, जब जैसे ही आप सेकंड मॉलिक्यूल डालोगे, तो अब ये क्या करेगा, अब ये दूसरे प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। दूसरा प्रोटॉन कहाँ से जाएगा, ऑफ कोर्स दूसरा प्रोटॉन आपके पास में इस अमोनिया के साथ में जाने वाला है। जो दूसरा प्रोटॉन है उसका रिलीज आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, इस अमोनिया के साथ में देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी एक आयन को डाल सकते हो, ताकि ये क्या हो जाए, ये भी स्टेबलाइज हो जाए। ये क्या हो जाए, स्टेबलाइज्ड हो जाए। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमें क्या करानी है, इसकी रिएक्शन फर्दर हमें सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, सेकंड मोल ऑफ NaOH के साथ करानी है। तो ये क्या करेगा, एक और प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा। यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हो -H+, और यहाँ पर एक और -H+ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ NaOH का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे क्या किया गया है, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ NaOH का इस्तेमाल किया गया है। ये वापस से क्या करेगा, ये यहाँ से भी प्रोटॉन
प्रोटोन को सब्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या कर देगा CH, यहाँ पर NH3 नहीं होगा, अब हमारे पास में NH2 आ जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ ऐसी स्पीशीज आपको दिखाई देंगी। ये रहा आपका कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, आपको कुछ ऐसी स्पीशीज दिखाई देंगी। ठीक है, इसके हिसाब से हम करेक्ट ऑप्शन को क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। इसके हिसाब से हम करेक्ट ऑप्शन को क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। आई थिंक ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। साथ में क्या प्रेजेंट है, काउंटर आयन प्रेजेंट है। साथ में क्या प्रेजेंट है, काउंटर आयन प्रेजेंट है, ताकि ये अनायन क्या हो सके, स्टेबलाइज्ड हो सके, ताकि ये अनायन क्या हो सके, स्टेबलाइज्ड हो सके। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन, ये हम अभी पीछे भी देख कर आए थे। जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है वो जनरली क्या करता है, आपके कन्फर्मेशन के अंदर में लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटोन, उसके बाद में क्या करें, चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटोन, चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटोन, चेंज इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटोन। ये जनरली क्या करता है, ये आपके कन्फर्मेशन के अंदर में चेंजेस दिखाता है। ये क्या करता है, कन्फर्मेशन के अंदर में चेंजेस दिखाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कोएगुलेशन देखा जाता है, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर या फिर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर इसकी जो पोजीशंस हैं वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे इसकी पोजीशंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट कन्फर्मेशंस देखने को मिलते हैं या कन्फर्मेशन के अंदर में बदलाव देखने को मिलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर में तो कोई चेंज क्रिएट नहीं करता, क्योंकि जो कायरल सेंटर्स पहले प्रेजेंट थे रिएक्शन के, वही क्या है, रिएक्शन के बाद भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को तो हैम्पर नहीं करेगा। दूसरा, मॉलिक्यूलर वेट के अंदर में भी कोई चेंज कॉज नहीं करता। मॉलिक्यूलर वेट के अंदर में भी कोई चेंज कॉज करने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटा रोटेशन इज शोन बाय, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो म्यूटा रोटेशन दिखाते होंगे। ठीक है, देखो जो भी म्यूटा रोटेशन हमारे पास में कौन से मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं, जो भी क्या करते हैं, हेमी एसिटल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, वो सब क्या करते हैं, म्यूटा रोटेशन दिखा सकते हैं। वो सब क्या कर सकते हैं, म्यूटा रोटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, अब अगर देखो मैं अराबिनोज की बात करूं, अब अगर मैं अराबिनोज की बात करूं तो ये भी क्या होता है, एक एल्डोपेंटोज शुगर होता है। ये भी कैसा होता है, एक एल्डोपेंटोज शुगर होता है। 5 मेंबर की चेन होती है, जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया है, एल्डोपेंटोज शुगर कह दिया गया है, जो इजीली क्या करेगा, म्यूटा रोटेशन दिखा देगा, जो इजीली क्या करेगा, म्यूटा रोटेशन दिखा देगा। इसके बाद देखो ग्लूकोज तो हम देखकर ही आए हैं, ये कैसा होता है, एल्डोहेक्सोज होता है। ये कैसा होता है, एल्डोहेक्सोज होता है। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन और एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, और ये भी क्या करेगा, ये भी हमारे पास में म्यूटा रोटेशन दिखा देगा। ये भी क्या करेगा, म्यूटा रोटेशन दिखा देगा। इसके अलावा हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, कीटो प्रेजेंट है। ये भी क्या होता है, 6 ही कार्बन की चेन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसको मैं कह सकती हूँ कीटा हेक्सोस होता है। ये कैसा होता है, कीटा हेक्सोस होता है, तो ये भी क्या करेगा, म्यूटा रोटेशन दिखा देगा। तो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइजेज द रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, इसमें से कौन से एंजाइम्स जो हैं वो ग्लूकोज का कन्वर्जन करने में हेल्प करते हैं, किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। ग्लूकोज से इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए इसमें से कौन से एंजाइम का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम इन सभी एंजाइम्स के क्या करते हैं, फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक एक करके हम इन सभी एंजाइम्स के फंक्शंस को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो इनिशियली हमारे पास में सबसे पहले तो क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले हमारे पास में यूरिएज प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, यूरिएज प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ये यूरिएज क्या करता है, ये जनरली आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये जनरली आपको क्या करता है, यूरिया का हाइड्रोलिसिस के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है। ये किस में इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया के हाइड्रोलिसिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके अलावा हमारे पास में इन्वर्टेज प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, इन्वर्टेज प्रेजेंट है, और ये जनरली आपको ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के अंदर में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है।
ये जनरली क्या करता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के, या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर हमारे पास में जो इन्वर्टेज प्रेजेंट है, ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करता है। अगर मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की बात करूँ तो ये क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का प्रोडक्शन करता है। इनिशियली जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो कन्वर्जन के बाद में क्या हो जाती है, एकदम रिवर्स हो जाती है। इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या होता है, इन्वर्टेज होता है। इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या होता है, इन्वर्टेज होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर मत करना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज लिख देना, ठीक है, क्योंकि शुगर से फिर आप हो सकता है ग्लूकोज समझ लो। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, नेक्स्ट हमारे पास में जाइमेज प्रेजेंट है। जाइमेज जो है वो क्या करता है, वो फर्मेंटेशन के अंदर में इस्तेमाल होता है। जो जाइमेज है वो क्या करता है, फर्मेंटेशन के अंदर में इस्तेमाल करता है। और मैं कह सकती हूँ, लेट सपोज ये मेरे पास में क्या है, कुछ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये क्या करेगा, इथेनॉल का प्रोडक्शन कर देगा। ये क्या करेगा, इथेनॉल का प्रोडक्शन कर देगा। C2H5OH का क्या कर देगा, प्रोडक्शन कर देगा। और साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। CO2 बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, जाइमेज की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माल्टेज प्रेजेंट है। ये जनरली क्या करता है, माल्टोज के डाइसैकेराइड माल्टोज को ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। माल्टोज को क्या करता है, दो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। मैं कह सकती हूँ ब्रेक डाउन ऑफ माल्टोज के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जो माल्टेज है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ माल्टेज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें इथेनॉल का प्रोडक्शन पहचानना था। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, जाइमेज की प्रेजेंस में हो रहा है। इथेनॉल का प्रोडक्शन किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, जाइमेज की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो इनकरेक्ट दी गई है, किसके रिगार्डिंग, अल्फा डी ग्लूकोज के रिगार्डिंग। हालांकि हम अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पीछे भी देख कर आए थे, तो मैं वापस से स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, ठीक है। आप यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसने इट हैज अ फ्रक्टोज रिंग। फ्रक्टोज रिंग तो प्रेजेंट नहीं होती। फ्रक्टोज रिंग कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कीटोज के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। फ्रक्टोज रिंग किसके अंदर में प्रेजेंट होती है, कीटोज के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली ही स्टेटमेंट क्या हो गई है, इनकरेक्ट हो गई है। हमें इनकरेक्ट ही ढूंढनी थी ना, हाँ, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या करनी थी, ढूंढनी थी, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इट इज अ हेमी एसिटर। देखो ग्लूकोज जो है ना वो जनरली साइक्लिक फॉर्म के अंदर में रहना पसंद करता है, और साइक्लिक फॉर्म के अंदर में क्या कर लेता है, सेकंड कार्बन जो है, सेकंड कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेता है। और सॉरी, फर्स्ट कार्बन जो है वो फिफ्थ कार्बन के साथ में क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, और एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर का क्या कर लेता है, जनरेशन कर लेता है। और ये जो साइक्लिक स्टेट है ना, ये ज्यादा स्टेबल होती है। ये जो साइक्लिक स्टेट है ये ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए क्या करता है, हेमी एसिटल की फॉर्म में रहना पसंद करता है। इट शोज म्यूटा रोटेशन। बिल्कुल, ये क्या करता है, म्यूटा रोटेशन दिखाता है। ना सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज बल्कि बीटा डी ग्लूकोज भी क्या करता है, म्यूटा रोटेशन दिखाता है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पांच पांच कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम अभी पहले ही क्वेश्चन के अंदर में देखकर आए थे। मैं स्ट्रक्चर्स वापस से नहीं बना पाऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास में इसी को क्या कहा जाता है, हेमी एसिटल्स भी कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ से भी स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। इसी को क्या कहते हैं, हेमी एसिटल्स कहते हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, डिफरेंट कायरल कार्बन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, हाईली ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं बल्कि, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेप शुगर। करेक्ट, ये बात भी क्या है, करेक्ट है। जो हमारे पास में ग्लूकोज है वो क्या होता है, वो एक रिच सोर्स होता है ग्रेप शुगर का, और यहीं से क्या होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन सा एंजाइम, जाइमेस। कौन सा एंजाइम, जाइमेस। और यहीं से क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर भी देखा जाता है, जहां से इथेनॉल का क्या होता है, कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस हमें क्या करने थे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर में डिस्कस करने थे। आप क्या कर सकते हैं, आप बचे हुए क्वेश्चंस का भी एक्सेस ले सकते हैं। कैसे, बाय ज्वाइनिंग लक्ष्य 5000 प्लस। आप इस बैच को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर हमने 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस क्या किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, जो आपके एनवीएस, केवीएस, DSSSB और हर एक स्टेट पीजीटी के PYQs को क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको लाइव वीडियो सोल्यूशंस दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको असाइनमेंट्स भी दिए जा रहे हैं उनके PDF सॉल्यूशंस के साथ। इतना ही नहीं, आपको PYQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ,
ठीक है? और ये सब रहने वाला है आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड। इन सभी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं केवल 1999 के अंदर। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है? इसके अलावा आप कंप्लीट बैच को भी अवेल कर सकते हैं। किसी भी स्टेट पीजीटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? हमारे पास में डिफरेंट बैचेस अवेलेबल हैं विज्ञान वृक्ष ऐप पर ही, ठीक है? इनफैक्ट इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को भी अवेल कर सकते हैं हमारे विज्ञान वृक्ष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही। कैसे? बाय क्लिकिंग द ज्वाइनिंग बटन। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? आप इस चैनल के प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।